भूतों के कहानियों में भले ही मुर्दा भी जिंदा बन के वापस आए, लेकिन अगर आपके आंखों के सामने एक मरा हुआ कीड़ा जैसे कि एक चींटी चलने लगे, या फिर एक दीमक जैसा कीड़ा भी उड़ने लगे और डिजाइन और घोंसले बनाना शुरू कर दे, जिसका आमतौर पे होना करीब करीब नामुमकिन है, या फिर एक मरा हुआ इंसान यानी कि एक डेड बॉडी जिसे गाड़ दिया गया है जमीन के अंदर, वो कब्र में से जमीन खोदकर उठ के बैठ जाए और हाथ पैर हिलाने और चलाने लग जाए, यह सब वास्तव में हो रहा है। तो क्या इसमें भूत सवार हो गया है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रोमांचक घटना हो रहा है? सुन लीजिए एक ऐसी ही भयानक घटना। यह घटना किसी 2-3 साल पुरानी है। जगह है बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में किसी एक छोटी सी गांव जिसका नाम है गोपी मठ। पुलिस चौकी में ऑफिसर इंचार्ज बन के आए हैं इंस्पेक्टर जयदीप। जगह इतना ही सुंदर और शांत है कि यहाँ छुट्टियां बिताने कोई भी आना चाहेगा। जयदीप ने अपना दोस्त अभिजीत, जिसका हॉबी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, उसे बुला लेता है वहां आके कुछ दिन बिताने के लिए। सब कुछ जब स्वाभाविक चल रहा होता है, तभी एक 16-17 साल के बच्चा जिसका नाम था गुड्डू, उसने एक दिन अपने स्मार्टफोन से एक दीमक को डिजाइनर घोंसला बनाते हुए फोटो में कैद कर लिया। लेकिन यह काम सिर्फ उस कीड़ा के लिए असंभव ही नहीं, बल्कि उसके बाद उस कीड़ा के साथ जो हुआ वो जानकर आप लोग कभी होश उड़ जाएगा। वो कीड़ा अचानक से अपने आप माचिस की तरह खुद ब खुद जल के राख बन गया। उस कीड़े के बगल में खड़े एक आदमी के हाथ में एक जॉयस्टिक, जो कि आमतौर पर बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लेके खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उस कीड़े को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ये सब बातें अभिजीत ने सुनकर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बच्चा फोटोशॉप से एडिट करके उनको झांसा दे रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन गुड्डू को किसी ने पीछे से सर पर डंडा मार के घायल कर देता है और वो गंभीर चोट लेकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। साथ में गुड्डू का स्मार्टफोन भी गायब था। लेकिन यह बात अभिजीत और जयदीप दोनों को हैरान कर देता है कि सिर्फ एक स्मार्टफोन चुराने के लिए कोई क्यों इतना गंभीर चोट पहुंचाएगा, वो भी एक बच्चे पर। ऐसी स्थिति में पूरा मुद्दा एक पुलिस केस का रूप लेने का करीब पहुंच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फोन के अंदर कुछ ऐसा है जो अपराधी छुपा के रखना चाहता है? इसके बीच एक अजीब तरह की चींटी मिल जाता है जिसका रंग पीला है, और वह नदी के किनारे से छोटी छोटी सोने की धूल, जिसको गोल्ड डस्ट कहते हैं, वो मुंह में लेकर एक लाइन बनाकर एक पाइप के अंदर जा रहा था। क्या राज है इसके पीछे? ऐसा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, तो कैसे यह हो रहा है? अभिजीत यह सोचकर काफी हैरान हो जाता है। गोपी मठ में एक आश्रम है जो वैष्णव संप्रदाय का ही मंदिर हुआ करता है। ये काफी साल पुराना है। इसके बगल में ही एक पोल्ट्री है जिसमें बकरियां, भेड़ और मुर्गियां पाला जाता है और कत्ल करके बेचा भी जाता है चिकन, मटन या लैम्प के तौर पर। उस आश्रम के बारे में जयदीप यह बताया कि उसमें एक बहुमूल्य पवित्र मोती है जिसका नाम है चिंतामणि। यह एक लॉकेट के रूप में आश्रम प्रधान महंत जी के गले में है। ऐसा ही रिवाज है यहाँ का। इसके बाद और भी अजीबोगरीब घटनाएं होना चालू हो जाता है। गोपी मठ का प्रधान साहब महंत जी कई महीनों से बीमार थे। उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर विवेक। अभिजीत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते करते एक दिन डॉक्टर साहब के घर के पास से गुजरते वक्त क्या ख्याल हुआ, दरवाजा 2-3 बार खटखटाया। जिसने अंदर से दरवाजा खुला वो एक मॉनिटर लिजर्ड आकर अंदर से हैंडल घुमा के दरवाजा खुला। ये एक छिपकली जैसा होता है, बड़ा किस्म का छिपकली है। तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अभिजीत के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा। अभिजीत चुपके से घर में घुस जाता है और उसे अंदर में एक पूरा लेबोरेटरी मिलता है जिसमें मरे हुए कई सारे जानवर मिलता है, जो कि स्टफिंग करके यानी उसमें दवाई डाल के उसे बोतल में भर के उनका लाश रखा जाता है। उसी लैब में एक राडार मॉनिटर मिलता है जिसमें कुछ अजीब तरह के सिग्नल्स दिखाई देता है। इस राडार का इस्तेमाल कौन सी चीज़ों के मॉनिटरिंग के लिए होता है? राडार में कई सारे डॉट्स मिलता है जो कि चलने वाला या फिर एक जगह पे रुके हुए, ऐसे दोनों तरह के दिखाई दिए। आमतौर पे राडार एरोप्लेन्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एरोप्लेन्स इस तरह से तो फैला हुआ नहीं होता है और एक जगह पे खड़ा भी ऐसे नहीं होता है। अंदर के एक घर में मिला 4 बंदर जो कि अपने उंगलियों से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक। लेकिन ये सब हो कैसे रहे हैं? एक चीज उन सब में कॉमन है
कि सबके कान के नीचे एक एडेसिव टेप लगा हुआ है। क्या उस टेप के नीचे कोई दवाई या इंजेक्शन लगाया गया था? एक दिन जब महंत जी अपने कमरे में बेड पे लेटे हुए थे, डॉक्टर विवेक उनको चेकअप करने के लिए आए और बताया कि वो और ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे और उनके अंतिम संस्कार का इंतज़ाम किया जाए। डॉक्टर विवेक ऐसा बता देते हैं कि उन्हें किडनी की बीमारी थी, जिसके चलते अब उनका जीने का संभावना काफ़ी कम है। इसमें अभिजीत को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों के लिए जब तक सांस तब तक आस होता है, तो एक डॉक्टर ऐसे कैसे कह सकते हैं? यह बात थोड़ी नरमी से भी बताया जा सकता था। एक हैरान करने वाली बात है कि डॉक्टर साहब के मुंह में एक अजीब तरह की हंसी हमेशा ही लगा रहता है। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर जयदीप और उसका पुलिस टीम आश्रम के लोगों से पूछताछ और तलाशी जारी रखा गुड्डू पर हमले के लिए। एक चीज अभिजीत ख्याल किया कि महान जी के कान के नीचे एक एडेसिव टेप लगा हुआ है, जैसे कि उन बंदरों के कान के नीचे भी था। तो अभिजीत का शक और भी गहरा होता जा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी दौरान जयदीप, जो कि महंत जी का काफी सम्मान और प्यार करते हैं, वह महंत जी के बेड के पास ही उनसे थोड़ी बातचीत कर रहे थे। महंत जी बहुत तकलीफ से यह बताया कि उन्हें काफी दर्द है। जयदीप उन्हें आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। महंत जी का हालत ठीक होने की जगह और भी बिगड़ता जाता है और कुछ दिन बाद वह चल बसे। पूरे आश्रम में गम की छाया आ जाता है। सभी भक्तों ने रोना शुरू कर दिया, मायूसी छा गए। अब तैयारी शुरू हो गई उनके अंतिम संस्कार का। इसी दौरान अभिजीत ने महंत जी का सेवक रामलाल जी से निवेदन की कि वो जो बहुमूल्य मोती चिंतामणि महंत जी के गले के हार में है, उसे एक बार देखने के लिए। बंद घर के अंदर रामलाल जी महंत जी के कमीज का बटन खोल के वह मोती दिखाया अभिजीत और जयदीप दोनों को। इतनी सुंदर थी वो मोती कि पूरा घर रोशनी में भर गया। जैसे ही रामलाल जी कमीज का बटन बंद कर दिया, अचानक से मोहन जी का दाहिना हाथ ऊपर उठ गया। ऐसा लगा कि उसने हवा में किसी के हाथ में कुछ चीज थमा दिया। यह घटना से कोई भी इंसान डर ही जाएगा। जयदीप भी आश्चर्यचकित हो जाता है। रामलाल जी ने बताया कि यह सब भगवान का लीला है, लेकिन अभिजीत ना ही डरा ना ही ये सब बातों पर विश्वास किया। अगला वरिष्ठ साधु जो है, वो जो कि अगला महंत बनेगा, उससे थोड़ा बातचीत हो जाता है। अभी जयदीप अपने टीम से बोलकर 2 हवलदारों को बंदोबस्त पे रखकर महंत जी के घर लॉक करके अभिजीत के साथ कुछ अन्य कामों से चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर विवेक आके डेथ सर्टिफिकेट लिख के चले जाते हैं। कुछ 2-3 घंटे बाद वापस आने के बाद जब महंत जी शव को निकलने की बारी आई, उससे पहले अभिजीत ने फिर से एक बार वो चिंतामणि देखना चाहा, लेकिन सबका होश उड़ गया था ये देख के कि वो मोती गायब है। देखिए, डॉक्टर विवेक आने के और डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद ही घर लॉक किया गया था और उसके बाद से 2 कांस्टेबल, आर्म्ड कांस्टेबल घर के बाहर बंदोबस्त पे खड़े थे। तो इसी स्थिति में यह काम सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि घर बाहर से ताले से बंद हुआ पड़ा था और घर के अंदर सिर्फ महंत जी का डेड बॉडी ही था। बाहर आर्म्ड कांस्टेबल गार्ड थे। तो किसने चुराया वो मोती? रामलाल ने कहा, यह सभी भगवान का लीला है। महंत जी ने मनी भगवान को ही सौंप दिया। लेकिन जयदीप और अगला महंत केदार जी दोनों बहुत नर्वस हो गए, क्योंकि बाहर के लोग उन्हें ही जिम्मेदार माने गए इस चोरी के पीछे। बाहर महंत जी का अंतिम संस्कार के बारे में तैयारियां शुरू हो गई है। अभिजीत ने जयदीप को थोड़ी साइड में लेकर अपना शक के बारे में उन्हें बताया कि उनका शक डॉक्टर विवेक पर ही है। उनके बारे में कोई डेटा अगर मुमकिन हो तो पुलिस हेडक्वार्टर्स जो कि कोलकाता में है, वहाँ से लाने की कोशिश की जाए। कुछ घंटे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे यही पता चलता है कि डॉक्टर विवेक कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक फिजिक्स में डॉक्टरेट किए हुए साइंटिस्ट है, जो कि पहले माइक्रोफिजिक्स और बाद में माइक्रोबायोलॉजी पे काम किए थे। कुछ ऊटपटांग रिसर्च के लिए फंड न मिलने पर उसने यूएस में अपना लैब का फंड से चोरी की, फिर एक कोलीग को कत्ल भी किया, फिर वहाँ से भाग गए और कहाँ छुप गए ये किसी को नहीं पता। ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वही आदमी यहाँ आकर डॉक्टर बन के बैठे हैं। जयदीप तो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि उनका करियर भी खतरे में है। अभिजीत ने उन्हें शांत किया और एक प्लान बताया। रात में महंत जी के कब्र के पास झाड़ियों के पीछे पुलिस टीम मौजूद रहा, जिसमें अभिजीत और जयदीप भी थे।
रात के ठीक 2 बजे के आसपास डॉक्टर विवेक उस कब्र के पास हाजिर हुए। उनके मुंह में वही अजीब हंसी। उसके हाथ में एक जॉयस्टिक था। विवेक जिसके बटन्स को दबा रहे थे, बहुत जल्द दबा रहे थे। धीरे धीरे महंत जी का डेड बॉडी के एक हाथ, बाद में दूसरा हाथ, और धीरे धीरे पूरा शरीर कब्र से उठकर बाहर आ गया, बैठ गया। डेड बॉडी ने मुंह के अंदर हाथ डालकर चिंतामणि का लॉकेट निकाला और विवेक के हाथ में देने के लिए गया। इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स कूद पड़ा विवेक के ऊपर और उसके हाथ से लॉकेट छीन लिया। तभी अभिजीत ने कुछ याद किया। उसने जयदीप को पुकारा, वो जॉयस्टिक उनके हाथ से छीन लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया। महंत जी का शव आग से जल उठा और राख बन गया। इसके बाद जो हुआ वो ऐसा कि विवेक को पुलिस अरेस्ट करके लाल बाजार कोलकाता में ला गया। अभी इंटरनेशनल कानून में उनका सज़ा होगा। यह जो घटनाएं हुई उस पर चर्चा हो रही है जयदीप के बंगले में। अभिजीत एक्सप्लेन कर रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं। यह घटना को विज्ञान के भाषा में साइबॉर्ग बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि एक जीवित प्राणी का शरीर एक मशीन जैसा होता है जिसमें कई पुर्जे होते हैं। एक मरे हुए प्राणी के शरीर में अगर एक माइक्रोचिप लगा के उसको किसी पुर्जे को कंट्रोल करने के काम में लगाया जाए और बाहर से एक रिमोट कंट्रोल, जैसे कि वो जॉयस्टिक जिससे डॉक्टर विवेक कंट्रोल कर रहे थे, उसके जरिए उस डेड बॉडी से कुछ भी कराया जा सकता है। पहले चींटी, फिर दिमाग, फिर मॉनिटर लिजर्ड और फिर बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आखिर में आ गया इंसान, महंत जी। महंत जी को डॉक्टर विवेक ने स्लो पॉइजनिंग करके किसी मरकरी या ऐसे कुछ जहर डाल के उनके शरीर में उनको धीरे धीरे मार डाला ट्रीटमेंट के नाम पर। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की सिस्टम भी इस माइक्रोचिप के अंदर, जिसको कि साइबॉर्ग बोलते हैं, उसमें है, जिससे कि वो दीमक वाला कीड़ा खत्म हो गया जल के, और महंत जी का लाश भी जल गया। डॉक्टर विवेक एक मेंटल पेशेंट यानी कि एक साइकोपैथ किलर थे। उसने जीवित प्राणियों को ऐसे रोबो यानी कि साइबॉर्ग बना दिया था। आखिर में महंत जी को भी एक साइबॉर्ग बना दिया था और उनके इशारे पर उस जॉयस्टिक से जब महंत जी का हाथ ऊपर उठ गया, असल में जॉयस्टिक से डॉक्टर विवेक महंत जी के ऊपर अपना कंट्रोल चेक कर रहा था। जब कंट्रोल सही बैठ रहा है ऐसा दिखा तो रात के 2 बजे आ गया महंत जी का शव को निकाल के उनके मुंह से वो मोती चुराने के लिए। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस पर ही वो गैर कानूनी रिसर्च चलाया था। रहस्य यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगले दिन लौटेंगे और एक कहानी लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब।